नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे और थोड़ी लंबी क्लासें चलेंगी। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा। आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे, थोड़ी लंबी क्लासें रहेंगी। और अक्सर जो एग्ज़ाम हैं उनमें राष्ट्रपति के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, छोटी से छोटी एग्ज़ाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम तक राष्ट्रपति के ऊपर कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है। देखते हैं, है ना, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, सभी के ऊपर चर्चाएं करेंगे। जो जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं और जो बनेंगे उन सभी के ऊपर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो देखें, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम कुछ समझे, कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। सरकार, ठीक है, यानी हम केंद्र की सरकार की बात करेंगे। केंद्रीय यानी केंद्रीय जो सरकार है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार को यदि हम देखें तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। ठीक है, नंबर 1 पर हम देखते हैं। नंबर 1 पर होती है कार्यपालिका। ठीक है, दूसरी की हम देखें, जो दूसरा होता है वो होती है व्यवस्थापिका। और तीसरी जो होती है वो होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो एक कार्यपालिका होती है। ठीक है, दूसरी यदि हम देखें तो दूसरी होती है व्यवस्थापिका होती है, और तीसरी होती है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, जो अनुच्छेद संख्या 79 से 124 तक है, 123 तक आती है। ठीक है, न्यायपालिका को यदि हम देखें, अनुच्छेद संख्या 124 से 147 तक आता है। ठीक है, और कार्यपालिका अनुच्छेद संख्या 52 से 78 तक आता है। ठीक है, ये कुछ हैं, यानी कानूनों का जो निर्माण करती है ना देश के लिए, वो करती है व्यवस्थापिका। उनको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और यदि जो कानून बनाए गए हैं, यदि वो अवैध हैं, यदि वो गलत हैं, तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, ये सभी टॉपिक हमारे रहेंगे। कार्यपालिका भी पढ़ेंगे हम, व्यवस्थापिका भी पढ़ेंगे हम, न्यायपालिका भी पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने ये कार्यपालिका पढ़ी, तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में आते क्या क्या हैं? ठीक है, तो देखें, कार्यपालिका में एक तो आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा आप देखें, इसमें आता है उपराष्ट्रपति। कौन आया है? उपराष्ट्रपति। तीसरा आप इसके अंतर्गत देखें, इसमें आता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चौथा आप देख सकते हैं, इसमें आता है मंत्रिपरिषद। एक इसमें आता है महान्यायवादी। ठीक है, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और एक सचिव और आते हैं। क्या आते हैं? सचिव। ठीक है ना, तो केंद्रीय सरकार जो है उसके हमने 3 अंग हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायपालिका। हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। देखिए कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आती है, और महान्यायवादी आता है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है
हम शुरू किसको करा रहे हैं? राष्ट्रपति को। यानी कि कहने की बात यह है कि हम कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है। तो देखते हैं राष्ट्रपति की बातों को, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 52। कौन सा अनुच्छेद आया है? अनुच्छेद संख्या 52। तो अनुच्छेद संख्या जो 52 है ना, बहुत अच्छी एक बात कहता है और बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। अक्सर सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन याद होता है, ये प्रश्न याद होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। एक सीधा सा क्वेश्चन आया आपके सामने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? 52। ठीक है, क्लियर है एकदम बात कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? 52 में किया गया है। ठीक है, आगे देखें आप, अनुच्छेद संख्या 53। बड़ा ही अच्छा अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 53। तो अनुच्छेद संख्या 53 को देखें आप। अनुच्छेद संख्या 53 क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित होगी? भाई राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ, देखो हम संघ की कार्यपालिका ही तो पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? संघ की कार्यपालिका ही तो पढ़ रहे हैं। और कार्यपालिका में हमने क्या कहा था? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है, और सचिव होते हैं। तो जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित है? राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद ने कही है ये बात आपसे? 53 ने कही है। लेकिन आगे देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग वह अपनी मंत्रिपरिषद अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। बात को समझे भैया आप, है ना, कि उसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। देखो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 74(1) जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। तो जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति, देखिए ये लाइन ने क्या कही? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? राष्ट्रपति में। यानी जो संघ है, हमारा जो देश है, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित है? राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। लेकिन राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं नहीं करेगा। वह उसका प्रयोग किसके सहयोग से करेगा? मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है, यानी अपने अधीनस्थों के सहयोग से करता है। यानी उसका प्रयोग वह स्वयं ना करके अपने अधीनस्थों या मंत्री परिषद के सहयोग से करता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें? अब आप आगे चलो। देखिए, यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की यदि हम बात करें
तो राष्ट्रपति जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान। ये कानूनी प्रधान है, कानूनी प्रधान है। ये औपचारिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। आप कह सकते हैं ये संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, तो देखिए कितनी बातें आई हैं। यहां पर जो बातें आई हैं वो 4 बातें निकल करके नहीं और आ गई कि जो राष्ट्रपति है ना, देखो पहले हमने क्या लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? राष्ट्रपति। पहला जवाब, पहला हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग स्वयं ना करके किसके सहयोग से करता है? मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। 74 में मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। अब आगे कहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान है, केवल नाम मात्र का है, क्योंकि वो प्रयोग जो कोई भी काम जो करता है अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं ना करके किसके सहयोग से करता है? मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। तो ये नाम मात्र का है, केवल नाम मात्र का है। केवल जो कानून में लिखा गया है उसका प्रधान है, तो कानूनी प्रधान है। ये तो केवल औपचारिकताओं की पूर्ति करता है, जबकि सारा काम करती कौन है? मंत्रिपरिषद करते हैं। ये केवल संवैधानिक प्रधान है, जो संविधान में लिखा गया है ना उसका प्रधान है, जबकि सभी शक्तियों का प्रयोग करते तो कौन है? ये मंत्रिपरिषद ही करते हैं। यानी सलाह कौन दे रहे हैं? मंत्रिपरिषद दे रही है। सहयोग कौन कर रही है? मंत्रिपरिषद कर रही है। तो ये नाम मात्र का प्रधान है, कानूनी प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है। ऐसा प्रधान है ये जैसे कि ब्रिटेन का राजा। ब्रिटेन का क्या? राजा। आगे हम देखें वास्तविक प्रधान। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं? वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान। अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। देखो सभी शक्तियों का वास्तव में यदि हम देखें, व्यवहारिक दृष्टि से देखें, तो उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। जबकि संवैधानिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, कानूनी प्रधान, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आज अक्सर आप देखो, एक मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण दूं आपसे। देखो एक लाइन और लिखता हूं मैं यहां पर कि ये राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ये राष्ट्रपति, ये भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, ये भारत का क्या है? प्रथम नागरिक है। ये प्रथम नागरिक है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, प्रथम नागरिक है। अच्छा, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। आज के हमारे राष्ट्रपति जी की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इस बात को समझने के लिए। आप ऐसा करना, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं अब, या जो अपने ये लगा वो माता पिता या फिर दादा दादी कोई भी, तो आज आप उनसे पूछें कि दादाजी या दादी जी हमारे राष्ट्रपति जी कौन है, तो आप एक सर्वे कर कर देखना आपके गांव में, आपके कस्बे में, कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको हमारे राष्ट्रपति जी का नाम बता दें। ठीक है, वो नहीं बता सकते एक तरीके से। यानी कि 50% ही लोग शायद नाम बता पाए, शायद ना बता पाए, 50% भी। लेकिन यदि आप एक अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का एक असाक्षर व्यक्ति है, और उससे आप ये पूछो आज जाकर के, नहीं कि बाबा या ताऊ काका जो भी आप कहें कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, तो वो ये कहेगा कि क्या तू इसको भी नहीं जानता क्या? मोदी है, मोदी। यानी मोदी जी एक वो क्या है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। जबकि देखो वो हमारे देश के प्रथम नागरिक को नहीं जान रहा है। क्योंकि वास्तविक प्रधान की यदि बात आए तो वास्तविक प्रधान वास्तव में कौन है? प्रधानमंत्री है। जबकि नाम मात्र का प्रधान, कानूनी प्रधान, औपचारिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सभी बातें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 53। देखो एक बात और आपको याद करनी है कि
देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है आपके सामने कि देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सभी बातें अनुच्छेद 53 की हैं कि अनुच्छेद 53 ने देखो आपसे पहले क्या कहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग है वह अपने मंत्री परिषद के सहयोग से करता है, स्वयं ना करके अपने मंत्री परिषद के सहयोग से करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, कानूनी प्रधान है, औपचारिक प्रधान है या संवैधानिक प्रधान है। जबकि वास्तविक प्रधान का क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब क्या देना है? यहाँ पर है क्या जवाब देना है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ी आपने? 53 में पढ़ी। सभी बातें 53 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 बहुत सीधा सा एक अनुच्छेद था कि राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है, और अनुच्छेद 53 जो आपने पढ़ा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो क्लियर होगा एकदम आपको अनुच्छेद 52 और 53। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अनुच्छेद 52 में और 53 में। ठीक है भाई, क्लियर है ना एकदम? ठीक है, क्लियर। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 54, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मिला है आपको पढ़ने को? अनुच्छेद 54। देखो अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से अनुच्छेद में आया है? 54। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका मिल चुका है कि देखो लिखा क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसका क्या लिखा है आपने? निर्वाचन। देखो एक क्वेश्चन होता है आपके सामने आता है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया है, अक्सर आता रहता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है मनोनीत, अनुवांशिक, निर्वाचित या नियुक्त है। देखो अब हमने लिखा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। अब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है, लेकिन किस प्रकार होता है? तो निर्वाचन का प्रकार। ठीक है, निर्वाचन जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो एक तो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिसको जनता स्वयं मत दे, और जिसको जनता ने मत दिया और यदि वो किसी अगले कैंडिडेट को चुने तो हम उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है, लेकिन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, और किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य। ठीक है, निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो होता है उसमें भाग कौन लेते हैं? हमको ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो आप देखें कि कौन कौन सदस्य भाग ले रहे हैं। सबसे पहले आप देखें लोकसभा के सभी
निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। यानी लोकसभा के सभी कैसे सदस्य भाग ले रहे हैं? निर्वाचित सदस्यों ने भाग लेंगे इसमें, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ध्यान दें, केवल निर्वाचित की बात हो रही है। दूसरा देखें यहां पे राज्यसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखें, ये भी कैसे सदस्यों ने भाग लिया है? केवल और केवल कैसे सदस्य भाग ले रहे हैं? निर्वाचित। और यहां पर भी कैसे आए? निर्वाचित। तो लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। साथ में देखें, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो यदि आप देखें, यहां पर भी हमने बात किन की है? केवल और केवल किन की बात की है? निर्वाचितों की ही बात की है। देखो ये निर्वाचित सदस्य, यानी यदि हम देखें तो लोकसभा के कैसे सदस्यों ने भाग लिया है? निर्वाचितों ने भाग लिया है। राज्यसभा के भी कैसे सदस्यों ने भाग लिया है? निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया है। और विधानसभा के भी कैसे सदस्यों ने भाग लिया है? निर्वाचित सदस्यों ने ही भाग लिया है। आगे देखो भाई, यदि हम आगे देखें तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधान सभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये देखिए लाइन, ये क्या कहा है? ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें क्या है? विधानसभाएं, जिनमें क्या है? विधानसभाएं, उनके भी कैसे सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। यदि आप देखें तो सभी के सभी निर्वाचित सदस्य हैं, यानी लोकसभा के भी कैसे सदस्य आए? लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के भी कैसे सदस्यों ने भाग लिए? निर्वाचितों ने। राज्यसभा की यदि बात करें तो कैसे सदस्यों ने भाग लिए? निर्वाचितों ने। सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके भी कैसे सदस्यों ने भाग लिया है? निर्वाचित सदस्यों ने। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्यों ने ही भाग लिया है। क्लियर है बात? देखो यहां पर यदि आपने देखा, ये थोड़ा सा इसको और पकड़ के रखें, इसको थोड़ा सा देख लें, हल्का सा है ना। 1992 से दिल्ली व पांडिचेरी या पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ आपका कि दिल्ली व जो पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे। कब से लेने लगे? 1992 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये बातें एक बार क्लियर करो वहां पे कि अनुच्छेद 54 में भारत का जो राष्ट्रपति है उसका क्या होता है? निर्वाचन। पहली बात तो यह है कि भारत का राष्ट्रपति क्या हो रहा है? निर्वाचित हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अब बात यह है कि इसके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो इसके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं, भाग लेने वाले सदस्यों में यदि हम देखें तो लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं, और जितने भी जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य हैं।
यानी सीधी बात यह है कि जो निर्वाचित सदस्य है वो ही इनके चुनाव में भाग लेते हैं और कोई भी इनके चुनाव में भाग नहीं लेता। अब यदि आप आगे एक बात देखें कि भारत एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र देश है, अनुच्छेद 54 सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। लाइन पकड़ में आ गई होगी, समझ आया होगा कि भारत एक गणतंत्र देश है। देखो गणतंत्र वो होता है जिसका मुखिया निर्वाचित हो, और भारत का मुखिया राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति निर्वाचित है। और इस बात को 54 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत एक गणतंत्र देश है, इस बात को कौन सा अनुच्छेद सिद्ध कर रहा है? अनुच्छेद 54 सिद्ध करता है, ठीक है। तो क्लियर है, अनुच्छेद 54 में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, शायद मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया अनुच्छेद 54 कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, ये अनुच्छेद 54 सिद्ध कर रहा है। इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहे हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य। ध्यान दें, सभी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखो मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको जो बहुत बार एग्जामों में आया है, उस क्वेश्चन को हम देखें एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या आता है बार बार जो पूछता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए आपके सामने आ रहा है, संसद के सभी सदस्य। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आ रहा है आपके सामने, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है, संसद प्लस विधान सभाओं के सभी सदस्य। और ऑप्शन डी है आपके सामने, संसद व या प्लस संसद प्लस विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अब जवाब दीजिए आप, है ना, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। देखो संसद के सभी सदस्य, और संसद की यदि हम बात करें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, इनको मिलकर क्या बनी? संसद बनी है। ठीक है, तो संसद के सभी सदस्य तो भाग नहीं लेते, लोकसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी केवल निर्वाचित होते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत, पहला गलत। दूसरा देखो, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। देखो निर्वाचित सदस्य बात तो ठीक है कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन आगे देखते हैं, आगे ये सी ऑप्शन क्या कह रहा है? संसद प्लस विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो देखो विधानसभा और संसद के सभी सदस्य तो भाग लेते नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, ये भी गलत हुआ क्योंकि विधानसभा के भी सदस्य भी भाग लेते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? संसद प्लस विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन सही हुआ है वो ये वाला सही हुआ है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है, तो आज की जो हमारी राष्ट्रपति वाली जो क्लास, पहली जो क्लास रही है, इसको तो हम यहीं पर विराम देते हैं। और राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी जो आगे की जो वीडियो हैं वो आप देखते रहें, यानी राष्ट्रपति को पूरा अवश्य देखें। देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें, आप राष्ट्रपति का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसे जरूर पूरा देखें, हमारी क्लासों को पूरा देखें, है ना। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।